नमस्कार साथियों। तो हम सभी लोग मशरूम फार्मिंग में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें ग्रो रूम बना रहे होंगे अपना, या ग्रो रूम की प्लानिंग कर रहे होंगे, उसके खर्च के आकलन में लगे होंगे, उसमें आने वाली समस्याओं, और हो सकता है आपका कोई और व्यापार हो तो रोज हम मशरूम फार्म को कैसे देखेंगे कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी तो नहीं आ जाएगी, सफल होगा कि नहीं होगा, सफल होने के लिए क्या उचित औजार चाहिए होगा, कहीं आप जो ग्रो रूम बना रहे हैं बहुत काम चलाऊ तो नहीं है कि आपके लिए वो व्यापार बनने के बजाय एक सरदर्द बन जाए। तो ऐसे तमाम प्रश्न आते होंगे मन में, और ये जो वीडियो है आपके इन प्रश्नों को उत्तर देगा, और आपके कॉन्फिडेंस को या तो बढ़ा देगा या तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो देखिए, आपने बहुत मशरूम फार्म के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें पहले समझी होगी, लेकिन आपको कुछ चीजें सोच समझ के चलनी है कि आप किस एरिया में हैं। आपको पहले अपना मार्केट सर्वे करना है, हम आपके मार्केट सर्वे में हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो मार्केट सर्वे का क्या मतलब है कि क्या डिमांड्स है, कैसी है उसका कई बार आंखों से दिखेगा बहुत मशरूम बिक रहा है, मेरा भी बिक जाएगा, लेकिन जब आप लेके जाएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मशरूम की साइज के हिसाब से, उसकी सेल्फ लाइफ के हिसाब से, उसके पैकेजिंग के तरीके से, डिस्टेंस से, बहुत चीजों से फर्क पड़ता है। ठीक है, छोटे लेवल पे शायद एहसास ना हो, बड़े लेवल पे सारा एहसास आपको आ जाएगा, और कोई बिजनेस जो बहुत बड़ा नहीं होता है फिर वो करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मार्केट है, वहां पे आपको अगर लेबर लगेगी क्या, पहले तो ये पता करना है। दूसरा, लेबर कैसी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है, मशरूम नॉर्मल लेवल ने काम नहीं कर सकती। ठीक है, और डेफिनेटली वाटर क्वालिटी का कंसर्न है। ठीक है, और आपके पास अगर एसी फार्म चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स आपको चाहिए। अगर आप अंडर डेवलप्ड जगह पे हैं तो आप सिर्फ सीजन में ही उगा पाएंगे, एसी फार्म नहीं लगा पाएंगे, या फिर आप सोलर के ऊपर डिपेंड करें। और आप एसी प्लांट लगाएंगे या फिर नॉन एसी प्लांट लगाएंगे, ये सब चीजों पे विचार करने के लिए पहले वो प्रक्रिया को समझ लेने में कोई खर्च नहीं आ रहा। प्रक्रिया को समझते हैं, फिर हमें क्या सूट कर रहा है उसको चुनाव करना चाहिए। जो कुछ मैं बता रहा हूँ, देखिए, एक ही चीज सबको सेट नहीं बैठेगी, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो आप तमाम मशरूम फार्म्स की वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फार्म्स दिखाता हूँ कि आप देखिए किस तरह से सुविधाएं बनाई जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रैक लगे हुए हैं, रैक में एक ऑटोमेशन ये किया गया है कि नीचे देखिए व्हील लगे हुए हैं, है ना। व्हील ये है, इस व्हील से ये अपनी जगह बचा लेते हैं और कम जगह में ज्यादा मशरूम उगा सकते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट चीज है, और मैं भी करता हूँ अपने कुछ फार्म्स पे, है ना। तो लेकिन ये लगाने के लिए आपको लोहे का सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। और ये व्हील्स अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो बन जाएगा। और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप पूछिएगा तो हम बता देंगे आपको। तो ये एक परमानेंट फार्म है। देखिए, इसमें पॉलिथिन्स की जगह कंटेनर्स यूज किए गए हैं, परमानेंट काम किया गया है, साल भर उगाना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आए हैं, उसी औजार को और सस्टेनेबल हमें बनाना चाहिए। टिक जब कोई व्यवस्था टिकाऊ होती है तो उसमें समस्याएं कम आती हैं, रोज रोज की देखरेख कम आती है, फंगस भी कम आती है। तो ये इस तरह का देखिए बटन कंपोस्ट का एक फार्म है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक ह्यूमिडिफायर भी यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए ये है ना, और इससे पाइप कनेक्ट है ऊपर। तो ह्यूमिडिफायर क्या होता है आगे हम जानेंगे। ठीक है, और भी फार्म आइए देखते हैं। देखिए, ये एक फार्म है जिसमें कि देखिए परमानेंट व्यवस्था, फर्श, ग्रो रूम, ऊपर देख रहे हैं टनल लगी हुई है ये कूलिंग के लिए, है ना। प्लस आप देख रहे हैं कि ये जो बेल्ट लगी हुई है ब्लैक कलर की, इसके ऊपर ऑटोमेटिक मशीन से कंपोस्ट लोड किया जाता है, कोई लेबर खर्च नहीं होती। मतलब यहाँ पे पलरी लाद लाद के ऐसे सैकड़ों लेबर ला ला के उसमें डालेंगे, अंदर पूरा गंदा करेंगे, ये पूरा फर्श का एरिया गंदा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉर्नर से एक लोडर होता है जिसके ऊपर इस बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर माल लोड होता है। मैं इसका वीडियो इसमें अटैच करूंगा, आप देख पाइएगा। कन्वेयर बेल्ट पे माल लोड होता है और ऑटोमेटिक इस पे फिलिंग होती है, और बाद में जब क्लीनिंग भी करनी होती है इसे खींच लेते हैं। तो ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं कह रहा आपको डे वन पे ऐसा फार्म बनाना है, लेकिन आप इसका सपना तो पालिए। ठीक है, तो आप अगर सिस्टमैटिक चीजों को मास स्केल पे करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके आप उस दिशा में सोचेंगे, आपकी मानसिकता बनेगी तो उस हिसाब से सोल्यूशन निकलेगा। और आइए देखते हैं, ये अपने यहाँ जो इंडिया में ज्यादातर फार्म्स होते हैं उनकी लुक इस तरह से होती है कि बांस पे और लोहे पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 इंच का कंपोस्ट फिल करते हैं, मशरूम उसमें होता है, पॉलीथीन बिछाया जाता है, और ये भी काफी दिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी,
है ना। और फिलिंग इसकी देखिए मैनुअल भी हो सकती है और वो बेल्ट वाले मेथड से हो सकती है। जिसको लेबर की प्रॉब्लम है जिन कंट्रीज में, वहां पे तो कन्वेयर बेल्ट्स लगाते हैं। डिपेंड करता है कि हर चीज हमको देख के शौक में नहीं करना, डिपेंड करता है कि हमारी नीड कितनी है। अगर हम दिल्ली के आसपास, मुंबई के आसपास ग्रोवर है, हमारी स्केल अच्छी है और हमें लेबर की शॉर्टेज है, क्वालिटी लेबर की ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की दिक्कतें आ रही हैं ज्यादा लोग बढ़ने से, तो हमें ऑटोमेशन की ओर जाना चाहिए। और ऑटोमेशन कैसे होगा उससे आप हमें कनेक्ट कीजिए और हम आपको इंजीनियरिंग टीम से भी मिलाएंगे। हम खुद इंजीनियरिंग उसकी करते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन की। आइए, तो देखिए ये जो बांस पे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, किनारे किनारे पॉलीथीन लगाई जाती है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बांस पे भी आप बना सकते हैं और 4-5 साल चलेगा अगर आप उसको पेंट करके रखेंगे। झोपड़ी में भी बनाते हैं, बिल्डिंगों में भी बनाते हैं, बेसमेंट में बनाते हैं, टीन सेट में भी बनाते हैं, जिसके पास जैसी सुविधा हो, है ना। और बस यही है कि एसी लगाएंगे टीन सेट में तो गर्मी ज्यादा होगी, तो आपको थर्माकोल या पफ पैनल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से झोपड़ियां बनाई जाती हैं गांव में। और देखिए जमीन में इसमें बिछा के इन्होंने रखा है, इन्होंने पहली बार रैक नहीं बनाया, ठीक है। तो झोपड़ियां भी बनाते हैं जहाँ पे बड़ी व्यवस्था ना हो, है, ग्रामीण अंचलों में। और सीजन के किसान ज्यादातर ऐसा करते हैं, देखिए बांस के रैक बनाते हैं। और नियम तो ये भी है कि इन बांसों को पेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे फंगस, ये जमीन पे जो छुआ हुआ है और भीगता रहता है सिंचाई के दौरान, तो इससे फंगस आ जाती है, ठीक है। और लेकिन ये ज्यादा टिकाऊ नहीं है मेरे हिसाब से, ये बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर एसी और, हाँ, अगर आप जो बिचौलिए हैं उनको माल बेच रहे हैं तब ये प्रॉफिटेबल आपके लिए ठीक है कि बिचौलियों को माल दीजिए और जो मिला मिला, पैसे मिला। लेकिन एक टिकाऊ और सस्टेनेबल बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको साल भर उगाना पड़ेगा और कंटिन्यूअस इनकम होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस इनकम में आप, ये चीज सफल नहीं है बहुत, ये केवल सीजन के फार्मर्स के लिए है, ठीक है। सीजन के फार्मर पहली बार आप कर रहे हैं तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मशरूम फार्मिंग कीजिए, ठीक है। इसमें आप भी ग्रो करेंगे, आपकी कंट्री भी ग्रो करेगी। तो देखिए इस तरह से बांस के का इस्तेमाल किया जाता है, प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। लेकिन इन सबको पेंट करना बहुत जरूरी है। बार बार मैं इसको पेंट भी करिए, इसको फॉर्मलिन से सैनिटाइज भी करिए एट ए सोर्स। जहाँ पे कटिंग किया हो सके तो वहीं पे सैनिटाइज कर दीजिए, ठीक है, ताकि कोई फंगस आपके फार्म में ट्रेवल ना करे। तो ये आप करेंगे और इसके क्लीनिंग का मैकेनिज्म भी बनाएंगे। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आता है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मशरूम इस वीडियो को, जिनको पता नहीं है कि मशरूम फार्मिंग कैसे होती है, लोग अजीब से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि खेत में बोएंगे, 1 बीघे में बो देंगे तो कितना निकलेगा। वो सोचते हैं इसका कोई मशरूम का पेड़ होता है, ऐसा नहीं है। मशरूम को कंट्रोल एनवायरनमेंट में उगाया जाता है, इसलिए किसी बंद जगह में उगाया जाता है जहाँ पे हम तापमान, आर्द्रता, नमी आदि को कंट्रोल कर सकें, है ना। उसकी गंदगी, सुरक्षा, धूल, डस्ट, बीमारी, मक्खी को कंट्रोल कर सके, जैसे पॉली हाउस होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आप मशरूम के लिए ग्रो रूम होता है, झोपड़ी हो सकती है, बंद जगह हो सकती है, तो और वहां पे रैक बनाते हैं ताकि हम जगह का सही इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये है, देखिए इस तरह से लोहे और लकड़ी का मिश्रित स्ट्रक्चर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन सबको सैनिटाइज और पेंट करना जरूरी है, नहीं तो आप प्रतिदिन सिंचाई कर रहे हैं तो फंगस रीडेवलप होती है, ठीक है। आपको कुछ चित्र में दिखा रहा हूँ कि देखिए बांस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। और ये केसिंग की हुई है, पिन हेड आने शुरू हो गए हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये देखिए इसमें पॉलीथीन लगाई गई है। तो ग्रो रूम इस तरह के जनरली हुआ करते हैं आपको। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाई की। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉगर होता है और एक मैनुअल सिंचाई भी करते हैं स्प्रे से। एक बड़े स्केल पे आप काम कर रहे हैं, ये फॉगर बहुत महंगे नहीं आते। जो देखिए ये लटके हुए बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप ओवरहेड अपने रैक्स में लगा देंगे तो ये आपको ऑटोमेशन में सिंचाई भी हो जाएगी, आपके फार्म में फालतू लोग अंदर डेली घुसेंगे नहीं सींचने के लिए, तो रोग फैलने की भी चांस कम रहेगी। आप दूर से भी मोबाइल के माध्यम से फॉगर को ऑन कर सकते हैं, अगर एक डिवाइस आती है लगा दें तो आप दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मेजर में और सेंसर के माध्यम से ऑटोमेटिक इसको रोका भी जा सकता है। तो आप चाहें तो फॉगर लगा सकते हैं अगर आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। और नॉर्मल स्केल पे काम कर रहे हैं तो आप मैनुअल तरीके से सिंचाई करिए, किसी एक आदमी की ड्यूटी लगाइए जिसको पता हो कि कितना पानी देना है। अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो कई, आप मेरे रोग वाले वीडियो देखिए, जो मशरूम खेती में रोग लग जाते हैं, तो ज्यादा पानी देने से वहां पे रोग भी लगता है, कई तरह के मोल्ड्स और फंगस डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी है कि ये नहीं कि बहुत पानी देना है, ये नहीं कि एकदम ही नहीं देना, तो एक मानक है उसको मेंटेन रखना है। 80 से 85 सेंटीग्रेड की नमी मेंटेन रखनी होती है वहां पे, है ना। तो सॉरी, 80 से 85% ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी होती है।
तो ओवर अगर पानी देंगे तो वो भी नुकसान है, तो इसलिए फॉगर का इस्तेमाल किया जाता है और इससे नुकसान नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं, तो जिसमें से चार प्रमुख हैं। पीएच मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और सॉइल जो आपका कंपोस्ट है उसका पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। पानी, टेम्परेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट ग्रो रूम में मेंटेन करना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट CO2 का कंटेंट एक बैलेंस रेंज में मेंटेन रखना पड़ेगा। और इस सबको आप मैनुअली भी मेजर कर सकते हो, प्लस आप सेल्स में इन्वॉल्व हो, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो, आगे के कंपोस्टिंग में इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है आप डे टू डे बेसिस पे हर ग्रो रूम का कंटिन्यूअस सप्लाई रखने के लिए, बहुत सारे ग्रो रूम है, आप मॉनिटरिंग ना कर पाओ, आपकी वर्कर, लेबर, मैनेजर मॉनिटरिंग ना कर पाए, और उस पे मॉनिटरिंग करने के बाद उचित एक्शन ना ले पाए। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप इसकी डिवाइसेस को कंज्यूम करें। तो इसको मॉनिटरिंग करने के लिए ऑटोमेटिक डिवाइसेस, सेंसर्स आते हैं, उनके बारे में आप जानकारी ग्रहण करें और अपने यहाँ लगवाएं। या आइए कुछ को हम जानते हैं। देखिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस तरह की सस्ती, सबसे सस्ती डिवाइस है ये, 2 250 300 में मिल जाती है, लेकिन इससे भी एडवांस आती हैं जो वाईफाई पे जुड़ के आपके कंप्यूटर पे, ऐप पे भी आ जाएगी। आप उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं हमसे संपर्क कीजिए। तो टेम्परेचर मॉनिटर करना जरूरी है, ह्यूमिडिटी मॉनिटर करना जरूरी है। देखिए, इस तरह का अमेजन पेजली अवेलेबल है कई और कंपनियों का, जिसमें CO2 का कंटेंट मान, अगर CO2 सही नहीं होगी तो मैसिलियम नहीं ग्रो करेगा, CO2 ज्यादा हो जाएगी तो भी मैसिलियम ग्रो नहीं करेगा, CO2 कम होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो एक बैलेंस रेंज है ना। और वो आप मुझे मेरे ग्रो एरिया के जो रिकमेंडेशन वाले वीडियोस हैं उसमें आप देखिए कि एटमॉस्फेरिक रेंज क्या रखनी पड़ती है, राइट। तो लेकिन आज मैं मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ, है ना, और स्पेसिफिक रेंज के बारे में हम सेपरेट वीडियो में और जानेंगे। तो ठीक है, तो आपको सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 3 डिवाइसेस आपके पास हों और पीएच मेजर करने के लिए हो तो आपका काम हो सकता है। देखिए, इससे पीएच मेजर करते हैं, और पेपर वाला पीएच भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला आपको रहेगा कि आप फटाफट कर पाएंगे क्लीनलीनेस के साथ, और इसको आप सैनिटाइज भी कर पाएंगे क्योंकि ये फाइबर पूरा बना हुआ है, बिल्ड बॉडी है। तो ये सब अमेजन पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आप उसको खरीद लें। आपके मशरूम के ग्रो एरिया में एग्जॉस्ट की भी जरूरत होती है जब CO2 को आपको निकालना पड़ता है। बड़े प्लांट्स में ऑटोमेटिक यूनिट्स लगती हैं जो एयर क्वालिटी में जो जो नॉर्म्स बोले गए हैं, ह्यूमिडिटी, CO2, टेम्परेचर, इस सब को मॉनिटर करते हुए इन सब को रेगुलेट करती रहती है। ठंडा तो एसी को कंट्रोल करेगी, एग्जॉस्ट को कंट्रोल करेगी। ठीक है। ह्यूमिडिफायर जो मैंने शुरू में दिखाया था होगा या भी आएगा, तो उसको उसमें मेजर करेगी। तो आपको ऑटोमेशन भी जरूरत पड़ सकती है। ये है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर बहुत तरह के अमेजन पे अवेलेबल हैं, आप बस ह्यूमिडिफायर टाइप कीजिए, आ जाएगा। इसको पानी का सोर्स चाहिए होता है, और ये तो ऑटोमेटिक तरीके से नमी फैलाते रहते हैं, है ना। और प्रॉब्लम ये है कि आप मैनुअल तरीके से आप दीवारों पे मैनुअल स्प्रे करते हैं, तो जितना ज्यादा ह्यूमन एंट्री रहेगी उतना ज्यादा कंटामिनेशन का, यानी कि वायरस, फंगस, बैक्टीरिया से रोग लगने का चांस रहेगा। तो मशीनें जो हैं रोग नहीं फैलाएंगी। दूसरा, एयर फिल्टर भी लगता है। एयर क्वालिटी को आप CO2 बाहर कर रहे हैं और फ्रेश एयर अंदर कर रहे हैं, तो एयर फिल्ट्रेशन यूनिट भी लगाई जाती है ग्रो रूम में। तो ये ह्यूमिडिफायर है, और ये सब कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तब बड़ा प्लांट अच्छे से चलता है। तो अगर आपके पास सेल्स प्रोसेस को आप पूरी तरह समझ गए हो और कॉन्फिडेंस ऑफ सेल्स आ गया हो, तो आप ऑटोमेटेड यूनिट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। और कॉन्फिडेंस ऑफ सेल्स और मार्केटिंग ही नहीं आया मशरूम का, और प्रोसेसिंग नहीं आया, तो पहले आप वो कंसल्ट कीजिए, और स्केलेबिलिटी बाद में एड्रेस करेंगे। ठीक है। देखिए, आपके पब पैनल में भी जो में भी बनाया जाता है, जब बड़े पैमाने पर बनाते हैं, बिल्डिंग रेडी नहीं होती, पब पैनल पे पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एयर लीकेज नहीं होता, डस्ट नहीं जाती। ये पूरा एक सील्ड बॉक्स की तरह काम करता है। बाकी बिल्डिंग में क्या होता है, अगर आप बिल्डिंग को प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, कहीं उसमें छेद नहीं है, इधर उधर दरवाजों के नीचे एयर टाइटनेस है, तो भी तो इसकी कोई जरूरत नहीं पब पैनल की। अगर ये टॉप फ्लोर पे है तो पब पैनल की जरूरत है, लेकिन बेसमेंट में है तो पब पैनल की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे हीट लीकेज ज्यादा नहीं है, बाहर सनलाइट नहीं पड़ रही दीवार पे, अगर, तो पब पैनल आप कुछ दीवारों पे नहीं भी लगाएंगे जहां पे, तो भी चलेगा। लेकिन अगर हीट लीकेज है वहां पे, आपको लगता है कि आपके एसी यूनिट सक्सेसफुली ठंडा नहीं कर रही, टेम्परेचर डीप कंट्रोल नहीं है, तो आप पब पैनल अंदर अंदर लगवाएं, या फिर थर्माकोल की सीट्स लगवा दें। लो कॉस्ट में, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, थर्माकोल की सीट्स लगवा सकते हैं गर्मियों के समय में। और ठंड में तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये ब्लू स्टार और अदर कई कंपनीज के आते हैं, ये कोल्ड रूम के AC यूनिट होते हैं। ये आपके
18-17 सेंटीग्रेड के नीचे भी टेम्परेचर लेके जा सकते हैं आपके नॉर्मल एसी की बजाय। लेकिन मशरूम, बटन मशरूम को तो चलिए आपकी नॉर्मल एसी से भी किया जा सकता है ना। और डिफरेंट, चूंकि सेल्स करते समय हम बैचिंग करते हैं, और बैचिंग में डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। कई ग्रो रूम होते हैं, सबका अलग अलग टेम्परेचर मैनेज करने में आपको डिफरेंट टाइप की कूलिंग लग सकती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो आप इसको समझिए एसी प्लांट के लिए अगर और सीजन में कर रहे हैं तो इसका कोई कंसर्न ही नहीं है बैचिंग। लेकिन फिर तब भी सीजन में भी करनी पड़ेगी। एक साथ आपका सारा माल होके आ जाएगा तो आप मंडी में बेचने को मजबूर हो जाएंगे, और मंडी का रेट आपके लिए कुछ प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा। प्रॉफिट वो खुद, क्योंकि रिस्क वो मैनेज कर रहे हैं तो प्रॉफिट वो लेंगे। नियम जान लीजिए, धंधे का नियम है, जो रिस्क मैनेज करेगा वही वही प्रॉफिट लेके जाएगा। आपको सिर्फ उगाने का लेबर चार्ज ही एज ए प्रॉफिट मिलेगा 10-20 रुपए किलो, और जो रिस्क मैनेज करेगा वो 20-30-40 रुपए किलो कमाएगा। आप इस पॉइंट को समझिए। तो इसीलिए आप मंडी में बेचने को मजबूर ना हो, इसके लिए आपके पास उगाने का प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लस आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों सिंक होना चाहिए, और ये हम आपको करके देंगे, आपकी हेल्प करेंगे इसमें। आइए, तो अंदर से देखिए, ये ग्रो रूम जो पब पैनल से बनता है इस तरह से। इसमें लाइटिंग भी जरूरी होती है। लाइटिंग इसलिए चाहिए कि मिल्की मशरूम अगर आप उगा रहे हैं तो भी, और बटन मशरूम को भी लाइटिंग की आवश्यकता होती है एक पीरियड में। तो अंदर ये कोल्ड एरिया में जो आपकी इंडोर आउटडोर यूनिट्स होती हैं, है ना, तो ये इंडोर यूनिट लगी हुई है। ठीक है। नॉर्मल एसी आप जो हमारे अब घरों में लगाई जाती है उससे वो लगा के भी आप काम कर सकते हैं, है ना, अंडर सर्टेन कंडीशन। लेकिन जब कोई रोग वोग आता है तो वो आप टेम्परेचर डाउन और नहीं कर पाएंगे, या मशरूम की और भी वैरायटियां हैं जो लो टेम्परेचर पे उगाई जाती हैं, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मल एसी से आपका काम होगा। आप ये नॉर्मल एसी लगा के साल भर मशरूम उगा सकते हैं एक दो कमरे में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर रेंज के हिसाब से मैं बता दूं कि लोग अलग अलग ग्रो एरिया भी मेंटेन करते हैं, कि एक एरिया मेंटेन करते हैं जिसमें माइसेलियम रन होता है, फिर दूसरे एरिया में मेंटेन करते हैं जहाँ बैग शिफ्ट करते हैं वो लोग, और कुछ लोग बैग वही रखते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जो मुझे ज्यादा सही लगता है, ताकि कंटेमिनेशन भी ना हो, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा ना आए। ठीक है। तो देखिए, ये होते हैं पब पैनल जो लगाए जाते हैं और आपस में सेट हो जाते हैं, और क्लब इस तरह से क्लब होते जाते हैं, और पूरा एक कोल्ड रूम तैयार हो जाता है। इससे हीट बाहर नहीं जाती है। और ये लगभग 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर इसकी कॉस्ट होती है लमसम। मैं बता दूं कि जो मेरे पास जो कोटेशंस आती हैं, 1,000 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर यूं 1 मीटर यूं करेंगे तो 1,000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे पूरा इसके सप्लाई में, है ना। देखिए, इस तरह से भी आता है, और बाहर से आयरन आयरन की स्टील वाली वो शीट होती है, अंदर से थर्माकोल होता है, बना बनाया आता है और फिट होता चला जाता है। तो इस तरह से कई चैम्बर्स बनाए जाते हैं, चाहे केले को पकाना हो चाहे मशरूम उगाना हो। ऑटोमेटिक यूनिट में प्रॉपर इस तरह से फैक्ट्री बनती है जो डे और नाइट मशरूम प्रोडक्शन करती रहती है बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की और आपकी लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, सब्सिडी मिलती है इसमें। 35% के आसपास सब्सिडी भी है उद्योग के लिए। जब एक बार आप बेसिक उगाना सीख जाइए तो आप अपनी फाइल लगा के अप्रूव कराइए, और बड़ी इजीली अप्रूव हो जाता है, कोई उसमें अपोज नहीं है। अगर आपका सिविल अच्छा है और आपको लोनिंग की कैपेबिलिटी है तो इजीली अप्रूव हो जाएगा, और आपका ऑटोमेटिक मशरूम प्लांट सेटअप हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां भारत में काम करती हैं, और हम लोग भी काम करते हैं। ठीक है। इस तरह से देखिए, आपका पब पैनल सेट होता है, एक दूसरे में क्लब होता चला जाता है इस तरह से। ठीक है। तो और लीकेज और एयर एयर टाइट रहता है, एयर लीक नहीं होती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज है। तो कमर्शियल यूनिट में 6 से 8 इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, एक फ्लश चलेगा 2-3 दिन आपका माल निकलता रहेगा फिर, है ना। तो अगर 8 से 8 या 24, मतलब पूरे महीने राउंड द क्लॉक माल निकले, डेली आपके सप्लायर को माल मिलता जाए, है ना, ये इंश्योर करने के लिए आपको 6 से 8 में बैचेस में तो मिनिमम तोड़ना चाहिए, और ज्यादा बैचेस भी आप तोड़ सकते हैं। उसी हिसाब से आपका कंपोस्टिंग का टीम मेंबर, आपके जो ये स्पॉनिंग की और हार्वेस्टिंग की टीम्स हैं, इनको आप रेगुलेट भी कर पाओगे, उनके लिए आपके पास लगातार काम होगा। ठीक है। अगर आप बैचिंग नहीं करोगे तो आपके पास अचानक काम होगा। तो पहली बार आप जब कर रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसको फुल टाइम बिजनेस बनाएंगे तब आपको बैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच वाइज ही अपनी प्लानिंग कीजिए, अपनी डिमांड सप्लाई की। इसके लिए आपको आपको अपनी सेल्स और प्रोक्योरमेंट के लिए कंसल्टेंसी आपको लगेगी, और आपको अपने रीजन से समझना पड़ेगा पूरी चीज को, और किसी भी चीज के पीछे 6 महीने आपको फुल टाइम लगना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी।
ठीक है। जितने भी रिसोर्स आप लगा रहे हैं, कुछ चीज कुछ दिन यूज होंगे, कुछ दिन नहीं यूज होंगे, तो आपकी पूरी जो मशीनरी है एक बार में यूज नहीं होगी, इसलिए बैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पब पैनल जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉर्मली जो रैक की वाइडथ रहती है वो 4.5 फीट रहती है, लेकिन 4 फीट 3.5 भी चलता है, ठीक है। और बीच में रास्ता भी देना है आपको, बीच में रास्ता भी देना है, ठीक है। और बहुत लंबा रूम आप बना दोगे 100 फीट से ज्यादा, तो आपको एयर सर्कुलेशन, सक्शन, एडवांस लेवल यूनिट्स लगेंगी, आपको इंजीनियरिंग सपोर्ट लगेगा। और बहुत ज्यादा बड़ा रूम है तो उसमें आप 2-3 सेक्शन कीजिए, मेरी सलाह ये है। और उससे बहुत ही बेनिफिट होता है क्वालिटी कंट्रोल करने में। और अगर मैं तो अब हम लोग 100 फीट से बड़ा तो एकदम ही रेकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एयर तो आप समझ रहे हैं, एयर डक्ट लगानी पड़ती है। देखिए, एयर डक्ट तब आपको लगाना है जब आपका रूम बहुत बड़ा है, अदरवाइज नॉर्मल एग्जॉस्ट से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो जो रैक्स हैं उनके बीच में आपको रास्ते छोड़ने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पेस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सारे कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए हमें 1 मिनट का वीडियो आप अपनी लोकेशन का रिकॉर्ड करके भेजिए, जो अभी की इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है ना। और हम आपको आपका लेआउट डिजाइन करके देंगे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्या लगेगा, और फिर आप उसको एस्टिमेट कीजिए, और फिर आप कहीं से भी काम करा सकते हैं और हमसे भी काम कर सकते हैं। तो आपको कोई सपोर्ट चाहिए मॉडर्न मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में और परमानेंट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सीजनल भी फार्मिंग कर रहे हो, पहली बार कर रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और अभी क्या जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रो रूम के में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक छोटा सा लेआउट आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल है ये। तो इसमें 5 रैक्स मेंटेन किए जा रहे हैं, 13 फीट की हाइट है इस बिल्डिंग की। अगल बगल 2 डक्ट मेंटेन की जा रही है, 2-2 फीट के डिस्टेंस के बेड दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें 6 इंच तो से 8 इंच तो हमारे कंपोस्ट में ही चला जाएगा, और बाकी जो है आपको अ, ऊपर एरेशन के लिए बचा रह जाएगा। तो आप अपने ग्रो एरिया के लिए ये चीजें विचार कीजिए। आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हम आपको डेडिकेटेड रिप्लाई भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर हम और डिटेलिंग में वीडियो बनाएंगे। इसके ठीक बाद में हो सकता है कुछ वीडियोस अटैच करूं आपके लिए। जो चीजें मैंने वर्णन किया उसको आप अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और अ, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमको प्लीज बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।